दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से देशी स्टडी पॉइंट करंट अफेयर क्लास नोट्स में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का साथी आज के स्पेशल डीप डाइव में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज की ये क्लास ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जो आपको सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, उनका हम आज एक गहन विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। और जो भी साथी यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस या एसएससी जीडी इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये क्लास एकदम स्पेशल है। हाँ, ये लिटरली आपके सपनों की क्लास है और एक बेहतर रिवीजन सेशन बनने वाली है। फैक्ट्स को रटना एक बात है, पर उनके पीछे की कहानी और उसके वाय को समझना असली ज्ञान है। सही कहा। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो चलिए आज के इस डीप डाइव का मिशन शुरू करते हैं, जहां हम मार्च 2026 के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के नोट्स का एक बड़ा पुलिंदा खोलने वाले हैं। लेट्स डू दिस। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। 19 मार्च 2026 को UNSDSN यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 जारी किया है, जिसे हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी कहते हैं। और देखिए, वैसे खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, तो ये ठीक एक दिन पहले रिलीज हुआ है। राइट। और इसमें टॉप पर हमेशा की तरह फिनलैंड है। लगातार 9वीं बार फिनलैंड ने टॉप किया है और उनका स्कोर 7.64 है। फिनलैंड का लगातार टॉप करना कोई तुक्का नहीं है। ये दिखाता है कि उनका सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम कितना स्टेबल है। पर यहाँ भारत की रैंक पर ध्यान देना जरूरी है। वही सबसे बड़ा पॉइंट है। भारत इस बार 116वीं रैंक पर है। पिछली बार 118 पर था, तो थोड़ा सा सुधार जरूर है। वहीं पाकिस्तान 104 पर और अफगानिस्तान सबसे नीचे 147वें स्थान पर है। तो अगर हम ग्लोबली देखें तो 116वीं रैंक काफी पीछे है, और ये एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास क्रिएट करता है हमारी बाकी अचीवमेंट्स के साथ। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि ये विरोधाभास सच में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब एक तरफ हम पावर और मिलिट्री में इतने आगे हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है, और एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे स्थान पर। यानी हार्ड पावर में हम लिटरली शिखर पर हैं। एग्जैक्टली। पर जब बात आती है बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो हम खुशहाली में 116वें नंबर पर हैं, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस यानी पर्यावरण में 176वें, प्रेस फ्रीडम में 151वें, भुखमरी सूचकांक में 102वें और HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वें और SDG में 99वें स्थान पर, और पासपोर्ट इंडेक्स में 75th नंबर पर। ये तो बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह हो गया जो फिजिकली बहुत ताकतवर है, जिम रोज जाता है, पर अंदर से भयंकर स्ट्रेस और बीमारी से जूझ रहा है। What's fascinating here is कि ये हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के बीच की एक बहुत ही क्लासिक डिबेट है। सैन्य ताकत किसी भी देश के लिए बॉर्डर सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। हाँ, वरना तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण, प्रेस की आजादी और हेल्थ सॉफ्ट पावर को दर्शाते हैं। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए हमेशा से ये बड़ी चुनौती रही है कि डिफेंस पर ज्यादा खर्च करें या फिर एजुकेशन और हेल्थ पर। सही बात है। ये बैलेंस बनाना सच में बहुत मुश्किल काम है। पर क्या एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और खुशहाल नागरिक दोनों एक साथ नहीं हो सकते? हो सकते हैं, डेफिनेटली। पर उसके लिए रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक का इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा होना चाहिए। और भरोसे से याद आया, एक बहुत ही सीरियस पॉइंट है, भ्रष्टाचार। क्योंकि करप्शन तो सिस्टम को अंदर से खोखला कर देता है ना। हाँ, और बिना करप्शन फ्री सिस्टम के खुशहाली इंडेक्स में ऊपर आना लगभग नामुमकिन है। तो इसी बात पर सभी साथियों के लिए खुला सवाल है यहाँ पर, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक आखिर क्या है? इसे खुद ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये एक बहुत अच्छी रिसर्च एक्टिविटी रहेगी सबके लिए। अब देखिए, खुशहाली के बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है किसी देश के लिए, वो है सुरक्षा और अर्थव्यवस्था। और इकोनॉमी के इस मुद्दे पर एक बड़ी न्यूज है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन अवार्ड में हमारे RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये किस लिए मिला है? 2025 में जो bank.in डोमेन लॉन्च हुआ था ना, उसके लिए, जिसने फाइनेंशियल फ्रॉड को काफी हद तक कम कर दिया है। साथ ही इसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर AI के लिए नामीबिया और पेमेंट सिस्टम्स के लिए इथियोपिया को भी अवार्ड दिया गया है। ये सभी एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे डेवलपिंग नेशंस डिजिटल सिक्योरिटी और इनोवेशन में एक लंबी छलांग लगा रहे हैं। Here's where it gets really interesting. एक तरफ हम RBI और डिजिटल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है?
दूसरी तरफ वाणिज्य मंत्रालय, जिसके मंत्री पीयूष गोयल हैं, उनकी भव्य योजना के तहत 100 प्लग इन प्ले पार्क्स बनाए जा रहे हैं। और MS धोनी भीम पेमेंट ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेजी से फैल रही है। पर मेरा पुशबैक यहाँ ये है कि इन सब से अर्थव्यवस्था तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक हमारी भौतिक सीमाएं सुरक्षित ना हो। एग्जैक्टली हाँ वो है ना, क्योंकि सर्वर और फाइबर ऑप्टिक केबल तो जमीन पर ही है। अगर फिजिकल बॉर्डर सेफ नहीं है तो डिजिटल इकोनॉमी का क्या फायदा। यही वजह है कि डिजिटल सिक्योरिटी और मिलिट्री सिक्योरिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए सैन्य अभ्यास इतने क्रूशल हो जाते हैं। जैसे सेना की दक्षिणी कमान ने उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया और पोखरन में वज्रघाट अभ्यास किया गया। राइट। और समुद्री सुरक्षा के लिए कोची से 16 देशों के साथ सागर पहल की शुरुआत हुई है। तो जल, थल और डिजिटल तीनों लेवल पर एक साथ काम हो रहा है। बिल्कुल। और क्योंकि हमने RBI की बात की थी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक क्विक हिस्ट्री रिवीजन हो जाना चाहिए। हाँ, स्टैटिक जीके के लिए बहुत जरूरी है। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। सही कहा। इसके पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे और वर्तमान में 26वें गवर्नर संजय मलमकरा हैं। और दोस्तों, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो देखिए, सीमाओं और पैसों को सुरक्षित कर लिया हमने, पर एक देश अपनी आत्मा यानी अपनी संस्कृति को कैसे सुरक्षित करता है? ये गहरा सवाल है, क्योंकि पहचान को बचाना फिजिकल बॉर्डर्स बचाने से ज्यादा मुश्किल काम होता है। और इसका एक बेहतरीन इंटरनेशनल एग्जाम्पल हमारे नोट्स में है। भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत इंडोनेशिया के प्रभानानंद मंदिर कॉम्प्लेक्स के जीर्णोद्धार में मदद कर रहा है। प्रभानंद मंदिर, जहां संजय राजवंश के समय की महादेव, विष्णु और ब्रह्मा जी की त्रिमूर्ति है, और ये 1991 से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सोचिए, इंडोनेशिया में एक इतने पुराने मंदिर को भारत रिस्टोर कर रहा है। देश की आत्मा को ग्लोबली कनेक्ट करना इसी को कहते हैं। पर सिर्फ बाहर नहीं, देश के अंदर भी तो पहचान को प्रिजर्व किया जा रहा है ना। हाँ, जैसे जनजातीय मंत्रालय, जिसके मंत्री JL ओरांव हैं, उन्होंने हाल ही में रिशा ब्रांड की शुरुआत की है। रिशा ब्रांड, ताकि ट्राइबल प्रोडक्ट्स को एक ग्लोबल मार्केट मिल सके और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सकें। और उसी तरह GSI ने कालिंजर किले को, जो महाराष्ट्र के बंदा में है, उसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल यानी नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये समझ आता है कि ये सब सिर्फ पुरानी इमारतों को बचाने का काम नहीं है, ये एक जीवित पहचान के बारे में है। एकदम सही, जीवित पहचान जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। जैसे 19 मार्च को मणिपुर का नववर्ष सजीबू चाराइबा मनाया जाता है, और उसी दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस भी होता है, क्योंकि 1949 में राजस्थान की स्थापना हुई थी। वहाँ के CM अभी भजनलाल शर्मा हैं। देखिए, देश के दो अलग कोने में एक ही दिन दो अलग संस्कृतियाँ अपना उत्सव मना रही हैं, और कल्चर तभी मजबूत होता है जब वो इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव की बात करें तो नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर सांसद भूमिका श्रेष्ठा बनी है। ये दिखाता है कि समाज कैसे बदल रहा है और सबको साथ लेकर चल रहा है। इंक्लूसिविटी बहुत जरूरी है। अब एक और पैटर्न पर ध्यान देते हैं। हमने देखा भारत इंडोनेशिया की मदद कर रहा है, भीम ऐप का विस्तार हो रहा है, नेवी 16 देशों के साथ एक्सरसाइज कर रही है। तो ये सब जो ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, ये बिना किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के पॉसिबल कैसे है? कोई तो ढांचा होगा ना। बिल्कुल, ढांचा है, और यही हमारा स्टैटिक जीके का अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्थाएं। मुझे तो ये संस्थाएं ना पूरी दुनिया का एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगती हैं। जैसे फोन चलाने के लिए OS चाहिए, वैसे दुनिया चलाने के लिए ये संस्थाएं हैं। फिर कंपोनेंट्स याद कर लेते हैं। FAO रोम में 1945 में बना, IMF और वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन DC में 1945 में स्थापित हुए, ILO जिनीवा में 1946 में, यूनेस्को पेरिस में 1946, WHO जिनीवा में 1948 में, और IAEA वियना में 1957 में स्थापित हुआ। अब इन सब का फाउंडेशन ईयर देखें तो ये 1940s और 50s का दौर है। हाँ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। इकोनॉमी, हेल्थ, सब कुछ वापस से ट्रैक पर लाने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। और अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जो दुनिया भर की मुद्राएं यानी करेंसीज हैं, वो एक तरह से भाषाएं हैं, जिस भाषा में ये देश आपस में बात करते हैं। हाँ, बिना भाषा के तो ट्रेड नहीं हो सकता ना। जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टका और भूटान में नुंगलुट्रुम, चाइना में युआन है और जापान में येन चलता है, अमेरिका में डॉलर, ब्रिटेन और मिस्र में पाउंड चलता है, साउथ अफ्रीका में रैंड चलता है, यूरोप में यूरो,
इंडोनेशिया में रुपया, मलेशिया में रिंगिट और ईरान में रियाल। ये सारी भाषाएं यानी मुद्राएं उसी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के नियमों पर चलती हैं। प्रेजेंट का ये ढांचा तो समझ में आ गया, पर प्रेजेंट को समझने के लिए पास्ट की नींव को देखना बहुत जरूरी है, जहां से कानून और भूगोल निकले हैं। क्योंकि आज के कानून किसी वैक्यूम में पैदा नहीं हुए हैं। हिस्ट्री और साइंस के बेसिक्स को समझना इन सभी मुद्दों को कनेक्ट करता है। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के स्टाइल में एक रैपिड फायर करते हैं नोट से। हिस्ट्री के विद्रोह देखिए। हरप्पा विद्रोह 1879 से 80 तक हुआ, पवना विद्रोह 1873 से 76 तक, बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 और जेंटिया विद्रोह 1860-63 के दौरान हुआ 61। अब भूगोल देखते हैं। भूगोल में महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मगध की राजधानी राजगृह और अंग की राजधानी चंपा थी। सागर सीमाएं भी काफी आती हैं। कैस्पियन सागर से 5 देश लगते हैं, भूमध्य सागर से 21 देश और लाल सागर से 6 देश। कुछ इम्पोर्टेंट उपनाम भी हैं। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं और विश्व की छत पामीर को कहा जाता है। राजधानियों में स्लोवेकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा है और बल्गेरिया की सोफिया। कृषि पद्धति की बात करें तो झूम खेती नॉर्थ ईस्ट में होती है और वालेरी पद्धति राजस्थान में। अब थोड़ा साइंस के टॉपिक्स भी कवर कर लेते हैं, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में होता है। हाँ, और राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस है। मात्रक देखें तो दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। अब सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब आप पूछ रहे हैं कि इन पुराने ऐतिहासिक विद्रोहों और साइंस के इन नियमों का आज की मॉडर्न दुनिया से क्या लेना देना है? एग्जैक्टली। हमने सेल डाइजेशन पढ़ा और नील विद्रोह पढ़ा। इनका आपस में क्या रिलेशन निकलता है आज के टाइम में? देखिए, बायोलॉजी में सेल के अंदर एक संरचना होती है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। इसका काम अंतःकोशिकीय पाचन यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। मतलब वो कोशिका के अंदर के पुराने और खराब हिस्सों को पचाकर साफ कर देता है। बिल्कुल। अगर लाइसोसोम ये सफाई ना करे तो सेल उस कचरे के बोझ से मर जाएगा। ठीक उसी तरह ह्यूमन सोसाइटी भी एक सेल की तरह ही बिहेव करती है। ओह वाओ, ये कंपैरिजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर सोसाइटी में लाइसोसोम क्या होता है? सोसाइटी को भी आगे बढ़ने के लिए अपनी पुरानी दमनकारी व्यवस्थाओं को साफ करना पड़ता है। जो ऐतिहासिक विद्रोह थे, जैसे हरप्पा या नील विद्रोह, वो समाज के लाइसोसोम ही तो थे। माइंड ब्लोइंग। मतलब उन विद्रोहों ने उस वक्त की सड़ी हुई ब्रिटिश व्यवस्था को ललकारा और उस कचरे को साफ करने की कोशिश की ताकि एक नया समाज बन सके। एकदम सही। और सिर्फ विद्रोह नहीं, जो उस वक्त कानून बनाए गए, जैसे आर्म्स एक्ट 1878, उसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगा दी थी। उस पुराने कानून का असर आज के सोसाइटी के स्ट्रक्चर पर भी दिखता है। ये पॉइंट बहुत ही गहरा है। साइंस के नियम दुनिया की फिजिकल स्टेबिलिटी बताते हैं और हिस्ट्री के ये विद्रोह सोसाइटी की सफाई प्रोसेस समझाते हैं। यही वजह है कि फैक्ट्स को सिर्फ रटना नहीं, उन्हें आसपास के कॉन्टेक्स्ट से जोड़कर देखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का ये डीप डाइव सफर सच में बहुत शानदार रहा। हमने खुशहाली के विरोधाभास से शुरुआत की, आरबीआई के डिजिटल अवार्ड को देखा, इंडोनेशिया में मंदिर की जीर्णोद्धार की बात की और यूएन की संस्थाओं का ढांचा समझा। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव राउंड अप था, लेकिन इन सब बातों में एक छोटी सी डिटेल छुपी हुई है जो मुझे लगता है ध्यान देने लायक है। वही तो एक्सपर्ट वाली बात होती है। कैसी डिटेल? आज हमने देखा कि 1945 के आसपास बनी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को जैसी संस्थाओं के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन, पेरिस या जेनीवा में है, यानी सारे वेस्टर्न कंट्रीज में। हाँ, दुनिया का ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली पश्चिम ने ही डिजाइन किया था। पर दूसरी तरफ आज के करंट फैक्ट्स देखिए। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे नंबर पर है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत हम इंडोनेशिया में कल्चरल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और एआई या डिजिटल पेमेंट में अफ्रीकन देश जैसे नमीबिया और इथियोपिया ग्लोबल अवार्ड्स जीत रहे हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या भविष्य में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर संस्थाओं के मुख्यालय पश्चिम में ही रहेंगे, या फिर पावर का ये सेंटर आर्थिक, सैन्य और कल्चरल रूप से धीरे धीरे पूर्वी यानी ईस्ट की ओर खिसक रहा है? यही वो प्रोवोकेटिव थॉट है। पावर डायनामिक्स बदल रहे हैं और शायद हम एक नए ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम को बनते हुए देख रहे हैं। ये सच में दोस्तों एक बहुत ही दमदार थॉट है। दुनिया को किसी एक एक्सरे मशीन से नहीं देखा जा सकता, पर इन डॉट्स को कनेक्ट करके तस्वीर काफी साफ हो जाती है। और इसी तरह हम इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करते रहेंगे। तो साथियों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जो साथी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, वहाँ सब डिटेल है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही दमदार विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।